नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अलग कर रहे हैं। हमारे सामने यूपीएससी और राज्य सिविल सेवाओं के लिए बने 5 सवाल हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सवाल जवाब का सेशन नहीं होगा। आज हम कह सकते हैं एक तरह की जासूसी करने वाले हैं। हमारे सुराग हैं हाल की कुछ खबरें, और हमें इन सुरागों का पीछा करते हुए पहुंचना है सिलेबस के उन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स तक जहां से असल में सवाल बनते हैं। बिल्कुल, और ये जासूसी वाला एंगल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि असल में तैयारी का मतलब यही तो है। सही बात है। खबर में जो दिखता है वो तो बस सतह होती है, उसके नीचे जो सिलेबस का लिंक छिपा है उसे ढूंढ निकालना ही असली कौशल है। तो हाँ, ये सवाल उस कौशल की एक बेहतरीन परीक्षा है। ठीक है, तो हमारा पहला सुराग जुड़ा है ग्रेट निकोबार से, जहां एक टाउनशिप परियोजना को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। सवाल ये है, ग्रेट निकोबार के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। पहला, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। दूसरा, यह शोम्पेन जनजाति का घर है जिसे पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और तीसरा, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान और कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान इसी द्वीप पर हैं। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी कोई नहीं? इसका सही जवाब है सी, मतलब तीनों ही कथन सही हैं। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि हर कथन एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, देखिए, पहला कथन कि ये सबसे दक्षिणी द्वीप है जी। ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, वो यहीं पर है। ये इसकी रणनीतिक अहमियत को भी दिखाता है। और दूसरे कथन में शोम्पेन जनजाति का जिक्र है, जिन्हें पीवीटीजी का दर्जा मिला है। मुझे हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रही है कि एक अनुसूचित जनजाति मतलब स्केड्यूल्ड ट्राइब और एक पीवीटीजी में मुख्य अंतर क्या होता है। ये वर्गीकरण इतना जरूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सभी पीवीटीजीज अनुसूचित जनजाति तो हैं, लेकिन सभी अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी का दर्जा नहीं मिलता। 1975 में ढेबर आयोग ने यह महसूस किया कि कुछ जनजातीय समूह दूसरों के मुकाबले और भी ज्यादा पिछड़े, अलग थलग और कह सकते हैं कमजोर हैं। हाँ। तो उनके लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई। पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहते थे, अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजी कहते हैं। अच्छा। इनके लिए सरकार की तरफ से खास योजनाएं चलाई जाती हैं, क्योंकि इनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर है। ये अभी भी कृषि पूर्व तकनीक पर निर्भर हैं और इनकी साक्षरता दर बहुत ही कम है। शोम्पेन जनजाति उन्हीं में से एक है। हाँ, और वो भी सही है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। अब इन तीनों कथनों को एक साथ रखकर सोचिए। एक तरफ ये द्वीप भारत का दक्षिणी छोर है, दूसरी तरफ यहाँ शोम्पेन जैसी बेहद संवेदनशील जनजाति रहती है, और तीसरी तरफ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आप उस टाउनशिप परियोजना के विवाद को इस पूरे संदर्भ में देख सकते हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच का तनाव यहाँ कितना गहरा है। तो ये बात हुई जमीन और उस पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की, और अधिकारों की यही लड़ाई तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी केंद्र बिंदु रही है। तो हमारा अगला सवाल एक ऐसे ही मोड़ से जुड़ा है। बिल्कुल सही कनेक्शन है, चलिए देखते हैं। ये सवाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस के संदर्भ में है। सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। दूसरा, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद कांग्रेस के बाहर एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। और तीसरा, उन्होंने सिंगापुर में रास बिहारी बोस से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कार्यभार संभाला। तो इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह सही उत्तर है बी, केवल 1 और 3। और दूसरा कथन, जैसा आपने इशारा किया, वो एक क्लासिक ट्रैप है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग होकर बनी पहली पार्टियों में से एक थी। वो कांग्रेस के बाहर वाला जो हिस्सा है वही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दिया और तुरंत अपनी अलग पार्टी बना ली। और यही वो बारीक समझ है जो परीक्षा में परखी जाती है। देखिए, कथन 1 और 3 तो सीधे सीधे तथ्य हैं। 1938 में हरिपुरा में अध्यक्ष बने, ये सही है। हाँ। 1943 में सिंगापुर में रास बिहारी बोस से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान संभाली, ये भी सही है। लेकिन कथन 2 में जो कांग्रेस के बाहर लिखा है वही सारा खेल है।
उन्होंने 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी और कट्टरपंथी गुट के तौर पर किया था। अच्छा, भीतर तो उनका इरादा कांग्रेस को तोड़ना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका इरादा उसे अंदर से बदलना था। उनकी रणनीति कांग्रेस पर दबाव बनाने की थी, उसे और ज्यादा आक्रामक नीति अपनाने के लिए मजबूर करने की थी। वो कांग्रेस के भीतर अपने वैचारिक समर्थकों को एक मंच देना चाहते थे। उन्हें तो बाद में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कांग्रेस से निकाला गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ये सिर्फ एक घटना का सवाल नहीं है, ये बोस की राजनीतिक रणनीति और उस दौर में कांग्रेस के भीतर चल रही विचारधारा की लड़ाई को समझने का सवाल है। ये भीतर और बाहर का अंतर उनकी पूरी सोच को दिखाता है। तो बोस की राजनीतिक रणनीति से अब हम चलते हैं आधुनिक भारतीय राज्य की प्रशासनिक संरचना पर। देखते हैं कि यह अपने नागरिकों के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा करता है। हमारा अगला सवाल जनगणना से जुड़ा है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खबर यह है कि अगली जनगणना में एलपीजी और स्मार्टफोन के उपयोग जैसी जानकारी भी मांगी जाएगी। तो सवाल है, भारत में जनगणना के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। पहला, जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। दूसरा, जनगणना के दौरान एकत्र किया गया डेटा गोपनीय होता है और इसे किसी भी अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और तीसरा, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मतलब मोस्पी के तहत काम करते हैं। तो कितने कथन सही हैं? इसका सही जवाब है बी, केवल 2 कथन सही हैं। पहले 2 कथन तो काफी सीधे और सही हैं। जनगणना की पूरी प्रक्रिया का जो कानूनी आधार है वो सेंसस एक्ट 1948 ही है। और इसी कानून की धारा 15 हम सब नागरिकों को एक बहुत बड़ी गारंटी देती है, डेटा की गोपनीयता की गारंटी। हाँ, ये धारा साफ कहती है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। मुझे याद है एक बार एक छात्र ने पूछा था कि क्या आरटीआई के तहत किसी का व्यक्तिगत जनगणना डेटा मिल सकता है? अच्छा सवाल है। और उसका जवाब इसी धारा में है, बिल्कुल नहीं। ये नागरिकों और सरकार के बीच भरोसे की एक बहुत जरूरी शर्त है। एक मिनट, अगर पहले 2 कथन सही हैं तो इसका मतलब तीसरा गलत है। भारत के महापंजीयक सांख्यिकी मंत्रालय के तहत काम नहीं करते। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब डेटा का इतना बड़ा काम और वो सांख्यिकी मंत्रालय के पास नहीं। इसके पीछे कोई खास वजह है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये एक प्रशासनिक पहेली जैसा लगता है, लेकिन इसका कारण ऐतिहासिक और सुरक्षा से जुड़ा है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है, मोएसपी के नहीं। ओ, गृह मंत्रालय। जी, इसके पीछे एक वजह यह है कि जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है। ये देश की जनसांख्यिकी, नागरिकता और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पहलुओं को भी छूती है। इसीलिए शुरू से ही इसे गृह मंत्रालय के तहत रखा गया है। जबकि मोएसपी जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे मतलब NSSO जैसे आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षणों को संभालता है। ये जानना वाकई दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक मंत्रालय का नाम याद रखने वाला तथ्य नहीं, बल्कि शासन की संरचना के पीछे की सोच को समझने वाली बात है। चलिए, अब शासन और डेटा से आगे बढ़कर राष्ट्रीय नीति पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल ऊर्जा क्षेत्र से है। ठीक है, देखते हैं। इसका संदर्भ राष्ट्रीय विद्युत नीति के मसौदे से है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया गया है। सवाल है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, बिजली भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत है। दूसरा, राष्ट्रीय विद्युत नीति केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अधिसूचित की जाती है। और तीसरा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMRS उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी बिजली क्षमता प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक होती है। तो इनमें से कौन से सही हैं? यहां सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। पहला कथन जो है वो भारतीय संघवाद की समझ पर एक सीधा सवाल है और ये गलत है। गलत है? हाँ, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी संघ सूची का नहीं बल्कि समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट का विषय है। ये 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 38 है। अच्छा, समवर्ती सूची। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और इसका तर्क भी समझ आता है, क्योंकि बिजली का उत्पादन और वितरण एक राष्ट्रीय महत्व का विषय तो है, लेकिन इसका प्रबंधन स्थानीय स्तर पर भी होता है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही सहकारी संघवाद, कॉपरेटिव फेडरलिज्म की भावना है। और यही भावना हमें दूसरे कथन में भी दिखती है, जो कि पूरी तरह सही है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 केंद्र को ये शक्ति देती है कि वो राज्यों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ सलाह मशवरा करके राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाए। ये टकराव से बचने और मिलकर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा कथन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआरस के बारे में है, जो आजकल काफी चर्चा में है। ये कथन तो एक परिभाषा जैसा लगता है। हाँ, और ये परिभाषा सही है। IAEA के अनुसार 300 मेगावाट तक की क्षमता वाले रिएक्टर्स एसएमआरस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ परिभाषा जानना काफी नहीं है। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि इन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। एसएमआरस को भविष्य की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टरों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं और इन्हें दूर दराज के इलाकों में भी लगाया जा सकता है, जहां बड़े प्लांट बनाना मुश्किल है। तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, खासकर तब जब हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। तो भारत की ऊर्जा नीति से अब हम चलते हैं वैश्विक भू राजनीति की ओर। भारत जैसे देश अपनी ऊर्जा और तकनीकी ज़रूरतों के लिए दुनिया भर के संसाधनों पर नज़र रखते हैं। और हमारा अगला सवाल एक ऐसी ही जगह के बारे में है जो अचानक दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक अखाड़ा बनती जा रही है। आप ग्रीनलैंड की बात कर रही हैं? जी हाँ, खबर है कि अमेरिका अपने संसाधनों और रणनीतिक लोकेशंस की वजह से ग्रीनलैंड में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। तो सवाल है, ग्रीनलैंड के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा, यह पूर्ण स्वतंत्रता वाला एक संप्रभु राष्ट्र राज्य है। और तीसरा, इसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के महत्वपूर्ण भंडार हैं। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। पहला और तीसरा कथन सही हैं, लेकिन दूसरा गलत है और वही इस सवाल का असली केंद्र है। पहला कथन कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर महाद्वीपीय द्वीप है, ये तो एक सीधा भौगोलिक तथ्य है। लेकिन इसकी संप्रभुता वाला मुद्दा पेचीदा है। क्या ये एक स्वतंत्र देश नहीं है? नहीं, और यही बात इसे भू राजनीतिक रूप से इतना दिलचस्प बनाती है। ग्रीनलैंड एक पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र नहीं है। ये डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है, एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है। अच्छा। 1979 से इसे स्वशासन का अधिकार तो है, लेकिन आज भी इसके विदेशी मामले, रक्षा और मुद्रा से जुड़े फैसले डेनमार्क ही लेता है। ये एक अजीब सी स्थिति है जहां वो आंतरिक रूप से आज़ाद हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए नहीं। और शायद यही स्थिति इसे बड़ी ताकतों के लिए एक आसान निशाना भी बनाती है। और तीसरा कथन वो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बारे में है, जो आज की तकनीक की रीढ़ है। बिल्कुल, तीसरा कथन सही है, और यही अमेरिका और चीन जैसी ताकतों की दिलचस्पी की असली वजह है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है। हाँ। और उस बर्फ के नीचे दबे हैं दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के विशाल भंडार। अनुमान है कि दुनिया के कुल भंडार का एक बड़ा हिस्सा वहां है। ये तत्व आपके स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। तो जो देश इन संसाधनों को नियंत्रित करेगा, वो भविष्य की तकनीक को नियंत्रित करेगा। तो ग्रीनलैंड की अधूरी संप्रभुता और उसके विशाल संसाधन, ये एक विस्फोटक मिश्रण है। बिल्कुल। तो ये थे आज के 5 सवाल, और हमने देखा कि कैसे हर सवाल के पीछे एक कहानी है, एक कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कांग्रेस के भीतर हुआ था, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि बोस की रणनीति का हिस्सा है। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन है, ये सिर्फ एक मंत्रालय का नाम नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रशासन के बीच का संबंध है। और बिजली समवर्ती सूची में है। हाँ, और बिजली समवर्ती सूची में है, ये सिर्फ एक लिस्ट आइटम नहीं बल्कि भारतीय संघवाद का सार है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की चर्चा का निचोड़ यही है कि किसी भी खबर को अकेले में ना देखें। हमेशा खुद से पूछें, इस एक खबर का मेरे सिलेबस के किन किन हिस्सों से कनेक्शन हो सकता है। जिस दिन ये सोचना आदत बन जाएगा, उस दिन तैयारी का स्तर ही अलग होगा। आपको हर खबर में एक संभावित सवाल नजर आने लगेगा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
हमने ग्रीनलैंड के उदाहरण में देखा कि पिघलती हुई बर्फ कैसे दबे हुए खजानों को उजागर कर रही है। तो सोचिए, जलवायु परिवर्तन भविष्य में सिर्फ दुनिया के तटीय नक्शों को ही नहीं, बल्कि शक्ति, संसाधन और प्रभाव के भू राजनीतिक नक्शों को भी कितनी गहराई से बदलने वाला